सुप्रीम कोर्ट ने आज रिज़र्व सीट्स के मामले के अंदर बहुत ही अहम फैसला जारी किया और ये फ़ैसला वही है जिसका हम पहले दिन से सवाल उठाते थे कि जिस जमात ने जितनी नशिस्तें जीती हैं, आइनी जो स्पिरिट है इस मामले के अंदर वो ये कहता है कि उसी की बुनियाद के ऊपर, उसी तनासब के अंदर उसको वो नशिस्तें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के अंदर मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर उल्टा काम किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले बल्ले का निशान लिया गया टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर। अगर उसके अंदर कोई खामी थी तो सुप्रीम कोर्ट के पास गुंजाइश मौजूद थी कि 4-5 रोज़ पीटीआई को देते कि जाके ये अपना इंतखाबात में ये आपके फ़्लॉ है इसको ठीक करके वापस आइए, नहीं तो आपका बल्ले का निशान तो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था उसी को सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया और उस पूरी सियासी पार्टी को इंतखाबी अमल से बाहर कर दिया जो जमहूरियत के स्पिरिट के वैसे ही मुनाफी था। और उसके ऊपर जब वो इंडिपेंडेंट्स जीत के आ गए तो इलेक्शन कमीशन ने एक और ज़बरदस्त फ़ैसला ये किया। उन्होंने कहा कि ये नशिस्तें जो जिस पार्टी को मिलनी थी वो तो मिल गई, तो ये जो बाकी पीटीआई के हिस्से की आनी थी बाकी जमातों के अंदर तकसीम कर देते हैं, क्योंकि अब ये पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर एग्जिस्ट नहीं करते। और उससे पहले एक वो ख़त जो था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को एज ए पार्लियामेंट्री पार्टी वो भी तस्लीम कर चुके थे। अब यहाँ पर एक अजीबोगरीब तजाद मौजूद था। वो नशिस्तें उनको दे दी गई, उसी की बुनियाद के ऊपर सैनेटर्स मुंतखब हो गए, उसी की बुनियाद के ऊपर सदर साहब मुंतखब हो गए, उसी की बुनियाद के ऊपर एक नई आइनी तरमीम लाने की तैयारी की जा रही थी। और उस आइनी तरमीम का मकसद जो था वो अब तो लॉ मिनिस्टर कह भी चुके हैं, पहले ये ढके छुपे लफ्ज़ों में गॉसिप चल रही थी इस्लामाबाद के हलकों में कि ये एक पोलिटिकल ब्राइब के तौर पर हुकूमत इस्तेमाल करेगी। 3 साल की मुद्दत या तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दी जाएगी या उनकी जो रिटायरमेंट एज है उसको 68 पे ले जाया जाएगा। और ये मुनासिब बात इसलिए नहीं लगती इस मौके के ऊपर कि एक ऐसी हुकूमत जो ख़ुद अपनी सादा अक्सरियत भी नहीं रखती, इस हुकूमत के पास अपनी सादा अक्सरियत भी नहीं है। 80 नशिस्तें लेकर ये पार्लियामान में आए थे, बाकी रिज़र्व सीट्स और इत्तेहादियों को मिलाकर इनकी हुकूमत बनवाई गई थी। पीटीआई जो लीडिंग पार्टी थी वो बाहर बैठी हुई है, तो ऐसे में एक ऐसी आइनी तरमीम करें जिसमें ये सोचें कि चीफ जस्टिस भी अपना आ जाए, जज भी अपनी मर्ज़ी के आ जाएँ, तैनाती का इख्तियार भी तरीक़ाकार बदल लेते हैं, तो वो लगता यह है कि आप इंसाफ के तकाज़ों का कत्ल कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए था। तो आज के इस फैसले की जो इम्प्लीकेशन है, अभी फैसला उनकी रिज़र्व सीट का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में उसको मुअत्तल किया गया। तकरीबन 77 सीट्स हैं जिसका मुअत्तल कर दिया गया, 23 उसमें से कौमी असम्बली की हैं। लेकिन इन 23 नशिस्तों की इम्प्लीकेशन ये होगी कि हुकूमत के पास अब 2/3 मेजॉरिटी जिसके वो दावेदार थे कौमी असम्बली के अंदर वो अब ख़त्म हो जाती है। और अगर 2/3 मेजॉरिटी ना हो तो वो जो आइनी तरमीम लाने की तैयारी की जा रही थी कि जजों की रिटायरमेंट की एज या तो उसको 68 पे ले जाया जाए या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो अहदा है उसको 3 साल की मुद्दत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। अगर चीफ जस्टिस के अहदे की मियाद 3 साल कर दी जाए राइट नाउ आज की तारीख में, तो इसका मतलब ये होगा कि 3-4 जो नेक्स्ट इन लाइन जजेज़ हैं वो अपनी जज की मुद्दत आने से पहले काफ़ी सारे उसमें से रिटायर होना शुरू हो जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के पास अक्टूबर 2024 तक काजी साहब के पास टाइम है। काजी साहब के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह की टर्म शुरू होती है। मंसूर अली शाह साहब के पास अभी वैसे ही 3 साल की मुद्दत मौजूद है उनकी रिटायरमेंट एज आने में, लेकिन उस दौरान में काफ़ी सारे जज जस्टिस अमीनुद्दीन हैं और जस्टिस अतर मनिल्ला हैं और 2-3 और जज हैं जो जस्टिस मंदो खेल हैं, ये सारे रिटायर हो जाएंगे। लेकिन अगर काजी साहब को भी 3 साल दिए जाए और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह उनको भी 3 साल दिए जाए तो शायद मौजूदा सुप्रीम कोर्ट आधी से ज़्यादा या मे बी 60-70% जो जजेज़ हैं वो अगले 6 सालों में रिटायर होकर पूरी सुप्रीम कोर्ट की हैयत ही बदल जाएगी। तो ऐसी तरमीम के लिए इख्तियार करना चाहिए, पार्लियामेंट का इख्तियार है, लेकिन उस हुकूमत को करना चाहिए जो कम अज़ कम इतनी तो हो कि अपने बलबूते के ऊपर सादा अक्सरियत तो उसके पास हो। यहाँ तो सादा अक्सरियत भी पास नहीं है। तो आज के प्रोग्राम में इस इशू को ऊपर फोकस करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट फैज़ाबाद धरने का मामला था और फैज़ाबाद धरने में मैंने पहले भी कहा था कि मौजूदा हुकूमत में कोई दमखम नहीं है कि जाके सच्चाई के साथ वहाँ बयान करते। उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी जब फैज़ाबाद धरना हुआ था और इनमें ऊपर से नीचे तक सब लोगों को मालूम है कि किसने पीछे से बैठ के डोरें खींची थी और यहाँ कैसे मामला हुआ था, ख़राबी कैसे पैदा हुई थी। लेकिन कमीशन के सामने जाके किसी ने सच बयान करने की कोशिश नहीं की। एक शख्स जिसका नाम अबसार आलम है, वो समा टीवी के साथ जर्नलिस्ट भी हैं और सीनियर एंकर भी हैं, वो सिर्फ जाके वहाँ खड़े हैं और बता रहे हैं कि मुझे फ़ोन कॉल आई थी और मुझे ये काम कहा गया था। बाकी पूरी हुकूमत जो है उसमें से किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। शहबाज शरीफ के लिए रिपोर्ट ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे तो उन्होंने कहा था कि इन्होंने बुज़दिली का मुज़ाहरा किया, लैक ऑफ करेज, क्योंकि उस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब थे और ये काम वो कर सकते थे, इन्होंने नहीं किया। दूसरा मुद्दा डाल दिया राना सनाउल्लाह के पास, बाकी सब अच्छे बच्चे हैं। तो काजी साहब ने आज उसके ऊपर काफ़ी सही अल्फाज के अंदर कहना चाहिए कि क्लास लिए जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी। उन्होंने कहा कि आपने कौम का पैसा भी ज़ाया किया क्योंकि उनको पैसे भी दिए गए और वक्त भी ज़ाया किया और रिपोर्ट का एक ही मकसद लगता है कि जनरल फैज़ को इस केस में कैसे बरी किया जाना, इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं लगता। आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरका हैं सलमान रकम राजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और अज़मा बुखारी साहब हैं वज़ीर इत्तलात पंजाब, दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। सलमान रकम राजा साहब, आपसे पहले ये रिज़र्व सीट्स वाले मामले से शुरू कर लें।
कितनी अहमियत का हामिल होगा? क्योंकि आज आपको सिर्फ वो अपील आपकी कबूल की गई है, अभी मामला तो वो लार्जर बेंच ने डिसाइड करना है, लेकिन ये मुअत्तल कर देना उन रिजर्व सीट्स को कितनी अहमियत का हामिल होगा गोइंग फॉरवर्ड? जी, बहुत अहमियत का हामिल है, और इसका मतलब ये होता है कि बादियों नज़र में अदालत को लगा है कि हमारा मौक़िफ़ जो है उसमें जान है, और जो किया पेशावर हाई कोर्ट ने या उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने, उस हवाले से गौर से मामले को देखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि उनके फैसले बिल्कुल वाज़े और सही हैं। हमारी नज़र में आइन की ज़बरदस्त खिलाफ वर्जी की इलेक्शन कमीशन ने भी, और फिर सद एहतराम कहूँगा कि जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया उसने भी आइन को ठीक तनाजुर में नहीं समझा। तो हमारी जो गुजारिश है वो सुप्रीम कोर्ट ने अब कबूल की है, और 3 जून से उन्होंने कहा है कि ये रोज़मर्रा की बुनियाद पे हेयरिंग होगी। 5 जज साहिबान कम अज़ कम इसलिए बैठना ज़रूरी है कि ये मामला आइनी तशरीह का है, और प्रैक्टिस और प्रोसीजर एक्ट जो है 2023 का, वो ये कहता है कि जहाँ आइनी नौइयत का मामला हो, जहाँ आइन की तशरीह की ज़रूरत हो, तो वहाँ कम अज़ कम 5 जज साहिबान पर मुश्तमिल बेंच बनेगा। दुरुस्त है। जो अहम नुकात हैं उसके अज़मा बीबी से पूछने से पहले एक दो उनमें से दोहरा दें। उन्होंने कहा कि लार्जर बेंच तश्कील देने की सदा कमेटी के सामने रखने की हिदायत की जा रही है। अवामी मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ आइन की मंशा है। अदालत ने किसी की नशिस्तें दूसरे को देना मैंडेट के ख़िलाफ़ करार दिया है। आर्टिकल 51 की तशरीह यह है के मुतल्लिक लार्जर बेंच का मामला कमेटी के सामने रखने की हिदायत की गई है। असल मसला मैंडेट का है, अवामी मैंडेट की हिफाजत करनी है। जस्टिस मंसूर ने कहा सियासी जमात को जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से ही मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। जस्टिस अतर निला ने कहा दोबारा तकसीम में सियासी जमातों को तनासुब से ज़ायद दी गई नशिस्तें मुअत्तल की जा रही हैं। अज़मा बीबी, बहुत अहम ये ऑब्जर्वेशन है जितनी की जितनी आज अदालत ने दी। तहरीरी फैसला भी उसका आ गया, उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि जो वोटर्स हैं उनकी ट्रू रिफ्लेक्शन किस पार्टी को उन्होंने दी है वो पार्लिमान की तश्कील के अंदर नज़र आनी चाहिए। तो यहाँ तो कुछ बंदर बांट का आंसर ज़्यादा नज़र आया था। आपका रद्द-ए-अमल क्या है इस पर? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, पहली तो गुजारिश ये है कि ज़ाहिर है ये आज जो प्रोसीडिंग थी, और ये जैसे सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि ये इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, वो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की बात है। सो इसके ऊपर हमें जो है वो लार्जर बेंच की तरफ ही जाना था। तो ये अच्छा होता कि ये मैटर लार्जर बेंच जो है वो सुन लेता। इसके ऊपर पहले से स्टे ऑर्डर दे देना, अपनी ऑब्जर्वेशंस जो है वो दे देना, ये थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि शायद कानून की मंशा के ख़िलाफ़ होगा। 2 चीज़ें हैं जो उन्होंने फरमाया है, उसके मुताबिक भी उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि जी मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि जो जिसकी रिप्रेजेंटेशन है उस हवाले से उसको जो है सीट्स एलोकेट होती हैं। बट यहाँ ये भी तो सवाल है जो इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी उनके सामने रखा, और वो ये है कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, उस पॉलिटिकल पार्टी ने जो है वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा, मुख्तलिफ लोगों ने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद वो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी में चले गए जिस पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन ने खुद अपनी जो है वो सीट से भी इलेक्शन नहीं लड़ा, और ये भी उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया है कि कम अज़ कम एक सीट जो है वो होना लाजमी होता है अगर जो है उसके अंदर किसी ने आज़ाद अरकान ने ज्वाइन करना हो। तो ये भी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ ज़ाहिर, इसको भी जो है वो लार्जर बेंच आई होप के देखेगा, और ये भी देखेगा कि जो जिस पार्टी की अंदर जाके ये शामिल हुए हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में, उन्होंने कोई लिस्ट दी ही नहीं थी रिजर्व सीट्स की, और उन्होंने कोई प्रायोरिटी लिस्ट जमा ही नहीं कराई। तो अब ये जो है ये सीटें इनको किस जो है कानून के तहत दी जा सकेंगी, या इनको जो है वो इनके मैंडेट का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ अब कैसे होगा। सो ये एक यकीनन एक तवज्जो तलब मामला है, लेकिन अच्छा होता कि लार्जर बेंच बन जाता, और लार्जर बेंच जो है वो आज की प्रोसीडिंग्स में लार्जर बेंच बनाने की दरख्वास्त होती और वो इसको सुन लेता। लेकिन चले, अब भी उम्मीद है कि जब लार्जर बेंच इस बात को सुनेगा तो तमाम और आस्पेक्ट्स जो हैं, तमाम और चीज़ें जो मैंने जिक्र किया है कि सिंबल नहीं है जिस पार्टी के पास, आज़ाद अरकान जो है वो जिस पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं, उसके अपने जो है चेयरमैन ने खुद जो है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा हो, उसने रिजर्व सीट्स की लिस्ट जमा ना कराई हुई हो, तो ज़ाहिर है ये चीज़ें भी तो काउंट फॉर होंगी ना जी। अच्छा सलमान साहब, जो बल्ले के निशान वाला मामला है, क्या उसके ऊपर आपकी अपील सुप्रीम कोर्ट के सामने है? अगर है तो उसका स्टेटस क्या है? एक तो इसके ऊपर थोड़ी सी वजाहत फरमा दीजिए। दूसरा, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि अगर किसी जमात के पास एक भी नशिस्त नहीं है तो क्या उसकी पार्लियामेंट्री हैसियत वही होगी जो बाकी जमातों की है? ये थोड़ा सा वजाहत इसके ऊपर आप कर दें। जी देखिए, मैं 3 बातों की वजाहत करूंगा। पहला तो ये कि ये मामला आज 3 मेंबर बेंच ने क्यों सुना। देखिए, ये हमारा एक मुरवजा उसूल है कि जो लीव ग्रांटिंग स्टेज होती है, यानी कि अभी ये
पिटिशनें जो हैं ये एडमिट होनी थी और इनको अपील में मुंतकिल किया जाना था, तो वो 3 मेंबर बेंच सुन सकता है। अब चूंकि अपील जो है उसका हतमी फैसला अभी वो 5 मेंबर बेंच करेगा, लिहाजा इसमें कोई कानून की या आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। ये आम होता है हर रोज के एक छोटा बेंच लीव ग्रांट करता है और अगर अबूरी हुक्म बनता हो तो अबूरी हुक्म देता है और उसके बाद जो बड़ा बेंच है वो मामले को हतमी हवाले से सुनता है। दूसरी बात यह कि जो पूरा एक बयानिया बनाया गया कि कम से कम एक सीट का होना ज़रूरी है पार्लियामान में उस पार्टी की जिसको ज्वाइन किया जाए, बिल्कुल ये इसकी कोई बुनियाद है ही नहीं सिरे से आइन में। ये आइन में एक इख्तरा पैदा की इलेक्शन कमीशन ने, एक अंग्रेज़ी ज़ुबान को एक अजीब गरीब तरीके से पढ़ा, बल्कि आइन तो इसके बरखिलाफ ये कहता है कि अगर कोई आज़ाद हैसियत से मुंतखब होने वाला रुकन एक पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो फिर उसको उस पार्टी का ये समझा जाएगा कि उस पार्टी की जो जीती हुई सीटें हैं उनमें ये सीटें शामिल हैं। कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कम से कम एक नशस्त पहले से हो और फिर उस पार्टी को ज्वाइन किया जाए तो आज़ाद उम्मीदवारों की जो नशस्तें हैं उनको उस पार्टी के मजमूई जो नंबर है उसमें गिना जाएगा। तो ये बिल्कुल एक इख्तरा की इलेक्शन कमीशन ने और पेशावर हाई कोर्ट ने भी इस इख्तरा को मान लिया। आप आर्टिकल 51 पढ़िए, उसका प्रोवाइजो पढ़िए, इसी तरह आर्टिकल 106 जो है सूबाई असेंबलियों की बात करता है उसका भी आप उसका प्रोवाइजो भी पढ़िए, क्लॉज डी और ई का, तो आपको नजर आ राजा साहब फिर तो आपको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर शामिल होने की जरूरत ही नहीं थी। अगर ये बात दुरुस्त है आपकी, हो सकता है 100% दुरुस्त हो, तो फिर आपको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने की जरूरत ही नहीं थी। फिर तो आप पीटीआई के अंदर ही जाते, कहते हैं हम पीटीआई के रुकन है, हमें उसका पार्टी के मैं कर दूं। देखिए पीटीआई वो ठीक है, वो ठीक बात है। देखिए इस हवाले से मैंने एक पिटिशन ज़ाती हैसियत में की थी जो लाहौर हाई कोर्ट में गई। मैंने कहा ठीक है आपने हमें सिंबल नहीं दिया लेकिन हमारी बतौर पार्टी हैसियत को आप कैसे उसकी कैसे नफ़ी कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक रूल बनाया हुआ है, इलेक्शन रूल्स 2017 का रूल है 94, और उसमें एक एक्सप्लेनेशन दे दी है कि अगर किसी पार्टी को सिंबल नहीं दिया गया तो उसको पार्टी तस्वर नहीं किया जाएगा। हमने उस रूल को चैलेंज किया, हमने कहा यह गैर आइनी है, आइन के आर्टिकल 17 के खिलाफ है। हाई कोर्ट ने फैसला नहीं किया, हमें कहा कि आप इस मामले को इलेक्शन कमीशन में ले जाइए। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है, अगर हमने आपको सिंबल नहीं दिया तो आप पार्टी भी नहीं है। और ये उस वक्त हुआ जब इलेक्शन सर पे खड़ा हुआ था, तो उस वक्त हमारे पास, और उसके बाद इलेक्शन हो भी गया चंद दिनों के बाद, तो हमारे पास कोई और चारा नहीं था। हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की लेकिन वो सुनी नहीं। क्या आपने बल्ले के निशान के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और उसकी क्या पोजीशन है? देखिए बल्ले के निशान के हवाले से तो रिव्यू पिटिशन दायर है, लेकिन अब उसके बाद चूंकि इलेक्शन कमीशन ने फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से एक बात शुरू कर दी है, तो ये मामलात अपनी जगह हैं, ये चलेंगे। असल मामला ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करने का जो फैसला था मेरी नज़र में उसमें कोई कबाहत नहीं थी और कोई आइन ये तकाजा नहीं करता कि आप सिर्फ ऐसी जमात को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी पहले से कोई नशस्त हो। ये बात बड़े भरपूर अंदाज में आज अदालत में हुई और जज साहिबान ने इससे इत्तफाक किया। बल्कि देखिए मकसद ये है आइन का कि अगर कोई, क्या इलेक्शन कमीशन ने आपको एज ए पार्लियामेंट्री पार्टी एक्सेप्ट करने का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से उसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी किया? जी बिल्कुल, 82 मेंबर्स का बिल्कुल कर दी है। देखिए यही तो तजाद की बात है कि इलेक्शन कमीशन खुद हमें मानता है कि हम पार्लियामान में मौजूद एक सियासी जमात हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, और उसके बाद ये कहता है कि अगर क्योंकि आप सियासी जमात नहीं है इसलिए आपको नशस्तें नहीं मिल सकती। तो ये बिल्कुल एक तजाद है इलेक्शन कमीशन की